आज हम भारत फौज के सिर्फ तिमाही नतीजों का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। नहीं। आज हम एक बहुत बड़ी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। कैसे भारत की एक जानी मानी ऑटो कंपोनेंट कंपनी अपनी पहचान बदलकर एक हाई टेक डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी बनने की राह पर है। ये जो नतीजे हैं, ये उस सफर का एक बहुत अहम पड़ाव है। बिल्कुल सही कहा। और ये सारी बातें हम जैसे अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। हमने कंपनी की जो 12 फरवरी 2026 की ऑफिशियल अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी, हाँ, उसकी ट्रांसक्रिप्ट को बहुत बारीकी से पढ़ा है। और वहां मैनेजमेंट खुद एनालिस्ट के सवालों के जवाब दे रहा था। अच्छा। और उस बातचीत से जो तस्वीर उभरती है वो सिर्फ नंबर्स की नहीं है, बल्कि एक बड़े बदलाव की है। तो चलिए इसी बदलाव को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि क्या आंकड़े भी इसी कहानी की तरफ इशारा कर रहे हैं। जी। शुरुआत करते हैं कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस से। हेडलाइन नंबर्स कैसे दिख रहे हैं? अगर हम सिर्फ भारत फौज के अपने ऑपरेशंस यानी स्टैंड अलोन बिजनेस को देखें तो कहानी काफी मजबूत है। ठीक है। रेवेन्यू जो है वो तिमाही दर तिमाही 7% बढ़कर 2084 करोड़ पर पहुंच गया। 7%। और जो कमाई है मतलब ईबिटा, वो भी 4.6% बढ़कर 569 करोड़ रुपए रही। मार्जिन 27.3% का है, जो इस इंडस्ट्री में काफी हेल्दी माना जाता है। 27.3% मार्जिन तो काफी शानदार है। लेकिन मैंने नोट्स में एक और एंट्री देखी है। लेबर कोड में बदलाव की वजह से ग्रेच्युटी प्रोविजन पर एक असर पड़ा है। ये क्या मामला है और क्या इससे निवेशकों को घबराना चाहिए? ये एक अच्छा सवाल है। आसान भाषा में कहें तो नए लेबर कानूनों की वजह से कंपनी को भविष्य में अपने कर्मचारियों को जो ग्रेच्युटी देनी है उसके लिए आज ज्यादा पैसे अलग रखने पड़े। अच्छा। ये करीब 48.7 करोड़ की रकम है। लेकिन जरूरी बात यह है कि ये एक वन टाइम असर है। ये पैसा अभी कंपनी से बाहर नहीं गया है। तो ये बस एक अकाउंटिंग एंट्री है? जी हाँ, बिल्कुल। ये बस एक अकाउंटिंग एंट्री है जिसे खर्चों में दिखाना जरूरी होता है, जिससे इस तिमाही का प्रॉफिट कागज पर थोड़ा कम दिखता है। समझ गए। तो ये तो हुई सिर्फ इंडिया बिजनेस की बात। लेकिन भारत फौज तो एक बड़ी एक्सपोर्टर भी है। इसकी विदेशों में भी कंपनियां हैं। जब हम उन सबको मिला देते हैं, यानी कंसोलिडेटेड नंबर्स देखते हैं, तब तस्वीर कैसी है? वहां तस्वीर थोड़ी अलग है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 4,343 करोड़ रुपए रहा, लेकिन एबिटा मार्जिन गिरकर 17.3% पर आ गया। 17.3%? स्टैंडअलोन 27% से सीधे 17%? हाँ, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल। और ये बड़ा फर्क यही दिखाता है कि जो विदेशी सब्सिडरीज हैं, खासकर यूरोप और अमेरिका में, वो अभी भी चुनौतियों से जूझ रही हैं। और इन्हीं चुनौतियों के बीच अब आते हैं उस चीज पर जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। किस चीज पर? कंपनी की बैलेंस शीट। इनका डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.15 है। हाँ, ये वाकई में बहुत मजबूत है। मतलब इतनी बड़ी कंपनी पर लगभग कोई कर्ज ही नहीं है। आजकल के जमाने में ये तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये वाकई में कंपनी की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। मैनेजमेंट का तो ये तक कहना है कि साल के अंत तक उन पर सिर्फ 600 करोड़ रुपए का लॉन्ग टर्म कर्ज होगा। सिर्फ 600 करोड़? इसका मतलब ये है कि उनके पास भविष्य में ग्रोथ के लिए, चाहे वो डिफेंस में नया प्लांट लगाना हो या एरोस्पेस में कोई अधिग्रहण करना हो, पैसों की कोई कमी नहीं है। वो किसी भी मौके का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट मजबूत है। अब जरा बिजनेस के अंदर घुसते हैं। कंपनी के अलग अलग वर्टिकल्स ने कैसा काम किया? भारत में तो ऑटो बिजनेस अच्छा कर रहा होगा। हाँ, घरेलू ऑटोमोटिव बिजनेस ने जबरदस्त परफॉर्म किया है, लेकिन असली कहानी एक्सपोर्ट मार्केट की है। अच्छा? नॉर्थ अमेरिकन ट्रक मार्केट से आने वाला रेवेन्यू पिछले साल के इसी तिमाही के मुकाबले 51% गिर गया। 1 मिनट, 51%? ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। जी हाँ, 51%। ऐसा क्या हो गया वहाँ? वहाँ डीस्टॉकिंग का एक बड़ा दौर चल रहा है। मतलब यह है कि ट्रक डीलर्स नया माल खरीदने से पहले अपने गोदाम में पड़ा पुराना स्टॉक बेच रहे हैं। ये अक्सर तब होता है जब उन्हें लगता है कि आगे इकोनॉमी धीमी हो सकती है और ट्रकों की डिमांड कम हो जाएगी। तो ये एक तरह से ग्लोबल इकोनॉमी का सिग्नल भी है। बिल्कुल। ये 51% की गिरावट सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये ग्लोबल सप्लाई चेन की सेहत का एक थर्मामीटर है। और भारत फोर्स के लिए ये एक चेतावनी भी है कि सिर्फ एक्सपोर्ट पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। तो क्या इस बड़ी गिरावट की भरपाई कहीं और से हुई? काफी हद तक हाँ। कंपनी का जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है, जिसमें ऑयल एंड गैस और एरोस्पेस जैसे बिजनेस आते हैं, हाँ। वो 11% बढ़ा है।
तो ये दिखाता है कि कंपनी की जो डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रैटेजी है वो काम कर रही है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खोल जाता है। और भारत में जो दूसरे कंपनियां हैं, सब्सिडरीज, उनका क्या हाल रहा? मैंने सुना है वहां से एक बड़ी खबर आई है। हाँ, और ये बहुत बड़ी खबर है। उनकी एक सब्सिडरी है जो कास्टिंग का काम करती है, जेएसए। उसका टॉप लाइन 22% और ईबिटा 39% बढ़ा है। लेकिन असली खबर ये है कि प्रेमजी इन्वेस्ट, अजीम प्रेमजी की इन्वेस्टमेंट फर्म, जी हाँ, उन्होंने जेएसए में 23% हिस्सेदारी खरीदी है, जिससे जेएसए की वैल्यूएशन 1300 करोड़ रुपए आंकी गई है। वाह, प्रेमजी इन्वेस्ट का पैसा लगाना तो किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। जब विप्रो जैसा ग्रुप किसी कंपनी में निवेश करता है तो वो सिर्फ पैसा नहीं, अपनी साख और अपना ग्लोबल नेटवर्क भी साथ लाता है। सही बात है। मैनेजमेंट ने कॉल में साफ कहा कि इस पार्टनरशिप से जेएसए को ग्लोबल स्टेज पर तेजी से बढ़ने में मदद मिलेगी, और वो भी बिना भारत फोर्ज का और पैसा लगाए। ये एक बहुत स्मार्ट कैपिटल एलोकेशन की रणनीति है। ये तो हुई भारत के कारोबार की बात, जो काफी मजबूत दिख रहा है। लेकिन जैसा आपने कहा, कंसोलिडेटेड मार्जिन कम है। विदेश में, खासकर यूरोप और अमेरिका में क्या चल रहा है? वहां कहानी इतनी अच्छी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। यूरोप में छुट्टियों की वजह से डिमांड कमजोर रही और उनके प्लांट सिर्फ 60-65% कैपेसिटी पर चल रहे थे। अमेरिका में भी एल्यूमिनियम बिजनेस पर टैरिफ का असर है। लेकिन यहाँ मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने यूरोप की समस्या को एक सेक्युलर प्रॉब्लम बताया। सेक्युलर प्रॉब्लम? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि मैनेजमेंट इसे कोई अस्थायी 1-2 तिमाही की समस्या नहीं मान रहा। वो इसे लॉन्ग टर्म ढांचागत चुनौती के रूप में देख रहे हैं। अच्छा। उनका मानना है कि यूरोप की इकोनॉमी में कुछ गहरी दिक्कतें हैं जो जल्दी ठीक नहीं होंगी। इसीलिए वो अपने यूरोपियन स्टील बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करने के विकल्पों पर काम कर रहे हैं। ये एक बड़ी स्वीकारोक्ति है। तो एक तरफ घरेलू बाजार में तेजी और दूसरी तरफ विदेशी बाजार में एक सेक्युलर प्रॉब्लम। ऐसे माहौल में मैनेजमेंट का आत्मविश्वास कैसा है? वाइस चेयरमैन अमित कल्याणी ने तो एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट दिया है, द वर्स्ट इज बिहाइंड अस। हाँ, यानी सबसे बुरा दौर पीछे छूट चुका है और उनका यह आत्मविश्वास 2-3 चीजों से आ रहा है। पहला, घरेलू बाजार में जीएसटी सुधार और नई ट्रेड डील से माहौल अच्छा है। दूसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, अमेरिका में कमर्शियल व्हीकल मार्केट अब बॉटम आउट हो रहा है। बॉटम आउट मतलब वो अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। वहां से अब और गिरने की गुंजाइश कम है। अच्छा। मैनेजमेंट का कहना है कि पिछले 2 महीनों से क्लास 7 और 8 ट्रकों के ऑर्डर फिर से बढ़ने लगे हैं। तो जिस सेगमेंट में 51% की गिरावट आई थी, वहां से रिकवरी के हरे सिग्नल दिखने लगे। लेकिन क्या ये कुछ ज्यादा ही आशावादी नहीं है? 51% गिरने के बाद थोड़ी भी बढ़ोतरी अच्छी लगेगी। क्या वाकई में कोई ठोस संकेत है रिकवरी के? मैनेजमेंट ने खुद माना कि ग्रोथ बहुत तेज नहीं होगी, लेकिन स्थिर और पॉजिटिव होगी। ये एक यथार्थवादी उम्मीद है। और उनका असली उत्साह अब ऑटो बिजनेस से ज्यादा दूसरी जगहों से आ रहा है। जैसे कि उन्होंने भविष्य के लिए 3 बड़े ग्रोथ इंजन्स की बात की, डिफेंस, एरोस्पेस और भारतीय सीवी सेक्टर। डिफेंस की बात तो सब कर रहे हैं। वहां क्या हो रहा है? वहां बहुत कुछ हो रहा है। कंपनी को पिछली तिमाही में कुल 2388 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले। ठीक है। और इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा 1878 करोड़ सिर्फ डिफेंस से आया है। वाओ! उनकी एटैक्स गन्स और CQB कार्बाइन के ऑर्डर्स की डिलीवरी शुरू होने वाली है। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि अगले साल डिफेंस बिजनेस 30-40% से भी ज्यादा बढ़ सकता है। ये तो गेम चेंजर हो सकता है। और एरोस्पेस का क्या? एरोस्पेस में अगले 2 सालों में नए प्रोग्राम्स और नई कैपेसिटी आ रही है। मैनेजमेंट का मानना है कि ये बिजनेस अगले 3 सालों में इतना बड़ा हो जाएगा कि वो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो फोकस साफ है। बिल्कुल। ऑटो अब राजा नहीं है, नए राजकुमार आ चुके हैं। इसी बात पर एनालिस्ट ने भी जरूर सवाल पूछे होंगे। कॉन्फ्रेंस कॉल का Q&A सेशन अक्सर सबसे दिलचस्प होता है। डिफेंस को लेकर क्या पूछा गया? हाँ, एक एनालिस्ट ने सीधा सवाल पूछा कि ड्रोन, मरीन सिस्टम्स और छोटे हथियारों के जो नए ऑर्डर मिले हैं, उनको देखते हुए अगले 2-3 सालों में डिफेंस बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। और मैनेजमेंट का जवाब क्या था? उनका जवाब बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उन्होंने कहा कि डिफेंस बिजनेस में इतना पोटेंशियल है कि ये भारत फौज के आज के कुल बिजनेस जितना बड़ा हो सकता है। क्या? ये तो ऐसा है जैसे कोई कहे कि रिलायंस का जियो बिजनेस एक दिन पूरी रिलायंस इंडस्ट्रीज जितना बड़ा हो जाएगा।
ये एक बहुत बहुत बड़ा दावा है। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी साफ किया कि वो सारा दाव सिर्फ गन्स पर नहीं लगा रहे। वो इस बिजनेस को अलग-अलग वर्टिकल्स जैसे मरीन, एरोस्पेस डिफेंस, आर्टिलरी में फैलाकर डी रिस्क कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आज जो रेवेन्यू का 10-12% हिस्सा डिफेंस से आता है, वो आने वाले सालों में 18-20% या शायद 30-30% तक भी जा सकता है। तो ये सिर्फ एक नया बिजनेस जोड़ना नहीं है। नहीं, ये कंपनी का डीएनए बदलने जैसा है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो क्या निकल कर आता है? एक तरफ मजबूत घरेलू प्रदर्शन है जो ग्लोबल सुस्ती के झटकों को सह रहा है, और दूसरी तरफ कंपनी पूरी ताकत से डिफेंस और एरोस्पेस जैसे नए सेक्टर्स में जा रही है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक बात साफ है, मैनेजमेंट का लक्ष्य सिर्फ एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम जोड़ना नहीं है। उनका लक्ष्य कंपनी की पहचान को ही बदलना है। एक ऑटो कंपोनेंट निर्माता से एक डाइवर्सिफाइड इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी पावर हाउस में प्रेमजी इन्वेस्ट का जेएसए में आना और डिफेंस बिजनेस का विशाल लक्ष्य, ये सब उसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है, क्या भारत फोर्ज दो नावों पर एक साथ सवारी कर सकती है? अच्छा सवाल है। एक तरफ है ऑटो बिजनेस की दुनिया जो हर 3 महीने में आपसे ग्रोथ का हिसाब मांगती है। दूसरी तरफ है डिफेंस का महासागर, जहां एक बड़ा सौदा मिलने में सालों लग जाते हैं, लेकिन जब मिलता है तो वो दशकों तक चलता है। सही पकड़ा आपने। एक तिमाही दर तिमाही चलने वाला बिजनेस और एक दशक दर दशक चलने वाला बिजनेस, इन दोनों के एक साथ साधना सिर्फ एक चुनौती नहीं, बल्कि मैनेजमेंट की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। और इसी पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी।